बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आज करंट अफेयर स्पेशल में कुछ हम सेहत से मुताल्लिक बातें करेंगे। जैसे कि आप सबको नाज़रीन मालूम है कि मुल्क भर में एक बार फिर कोरोना के हवाले से सूरत हाल बिगड़ रही है और ये एक जो तीसरी लहर अब शुरू हुई है उसके हवाले से NCOC ने भी कुछ एहतियाती तदाबीर के हवाले से पाकिस्तान के तमाम अवाम से अपील की है और इंतज़ामिया भी काफ़ी मुतहर्रिक है। बड़े शहरों में जो पाकिस्तान के बड़े शहर हैं वहाँ पर जो तालीमी इदारे हैं उनको 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है, कुछ स्प्रिंग ब्रेक भी दे दिया गया है और अहम फैसले तालीमी इदारों के हवाले से वो 12 तारीख को भी किए जाएंगे। बहरहाल हमें एहतियात की ज़रूरत है, इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है। जिस तरह से पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तानी अवाम ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में जो हुकूमत की जानिब से हिदायतनामे जारी किए गए, एहतियाती तदाबीर की बात की गई, उस पर अवाम ने अमल किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से हमें वो नुकसान नहीं हुआ जिसके खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे। बिल्कुल वैसे ही अब एक बार फिर अवाम से अपील की जा रही है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ ताकि हम इस बीमारी से बच सकें। और जिस तरह से पहले हमने एक नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा किया था पूरी पाकिस्तान की अवाम ने और फिर हमारे जो फ्रंट लाइन में जो इस बीमारी से लड़ने वाले जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, यकीनी तौर पर वो भी तारीफ़ के मुस्तहिक हैं कि जिस दीदा दिलेरी के साथ उन्होंने इस बीमारी के ख़िलाफ़ फ़ाइट किया और जो पेशेंट थे, जो मरीज़ थे, उनका ख्याल रखा, वो भी काबिल तारीफ़ कदम है। तो बिल्कुल वैसे ही अब भी अवाम को चाहिए कि हम उन्हीं एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल हमें रिलैक्स नहीं होना चाहिए। तो आज के प्रोग्राम में कुछ इस हवाले से भी बात होगी, कुछ जो सेहत से मुताल्लिक दीगर बीमारियां हैं जिसमें हड्डी के अमराज हैं, ये सारी बातें आज हम अपने एक्सपर्ट पैनल से पूछेंगे। पहले मैं तारुफ करवा दूँ, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस गुफ्तगू में प्रोफेसर डॉक्टर इमरान खुर्शीद आलम। डॉक्टर साहब आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब सर्जिकल न्यूरोलॉजिस्ट हैं, स्टेम सेल स्पेशलिस्ट हैं और बड़ा काम है। जो काम इन्होंने किया है वो हम आपको बताएंगे। बड़ा सरप्राइजिंग है, पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर एक एजाज़ की बात है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद। डॉक्टर साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट हैं रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड एलाइड हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब बहुत खुशामदीद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मुजाहिद गिलानी। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब को इंचार्ज हैं कोविड-19 ICU पिम्स हॉस्पिटल में। तो बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पहले प्रोफेसर डॉक्टर इमरान साहब की तरफ आएंगे। डॉक्टर साहब, आपने 2 जो डिवाइसेस हैं वो इन्वेंट किए हैं और ये हैं बुनियादी तौर पे ब्रेन स्टिमुलेशन डिवाइसेस और ये 70 साल में पहली बार हुआ है। इससे पहले एक डिवाइस थी और आपको ये क्रेडिट जाता है। आप हमें, हमारे नाज़रीन को बताइए कि क्या डिवाइसेस हैं और इसका इस्तेमाल क्या है। देखिए, अभी न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी वर्ल्ड में पिछले 70-80 ईयर्स में सिर्फ एक स्टिमुलेशन डिवाइस जो ब्रेन के लिए है इस्तेमाल होती थी, उसको हम कहते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। अब ब्रेन के सबको पता है कि भाई एक ऊपर का ब्रेन होता है, फिर मिडिल ब्रेन होता है, फिर नीचे डीप ब्रेन होता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो वो डिवाइस बेसिकली उसकी एक मेन पर्पस था इस्तेमाल करने का कि ये जो ट्रेमर डिसऑर्डर होते हैं, राशा नहीं आ जाता, बिल्कुल, तो उसके लिए मतलब वो डिवाइस होती थी। लेकिन वो डीप डाउन हम व्हाट वी यूज्ड टू डू वाज कि यहाँ से 2 बार होल कहते हैं इसको, 2 होल किए और उसको ले जाके एक सर्टेन पॉइंट पे, एक सर्टेन ट्रैजेक्टरी पर हम उसको मतलब छोड़ देते थे। ठीक। तो वी हैव बीन यूजिंग दिस। इसके बाद एक वेगस नर्व स्टिमुलेटर्स आ गया जो वेगस सिर्फ एक नर्व को स्टिमुलेट करता है। लेकिन हमारे जो हायर मेंटल फंक्शंस हैं जिसको हम कहते हैं एरियाज ऑफ वाइटल इंटरेस्ट, जैसे मैं बोल रहा हूँ, स्पीच है, मेमोरी है, लैंग्वेज फंक्शन है, मोटर फंक्शंस है, इमोशंस हैं, अब ये तो सारे हमारे सुपरफिशियल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन से आ रहे हैं। तो उनको डायरेक्ट स्टिमुलेशन के लिए ये 2 डिवाइसेस जो आपने कहा, एक इलेक्ट्रिक ब्रेन स्टिमुलेशन डिवाइस है और एक मैग्नेटिक ब्रेन स्टिमुलेशन डिवाइस है, क्योंकि इनके अलग अलग फ़वायदे हैं इन दोनों के। ठीक। और मुख्तलिफ बीमारियों में ये इस्तेमाल होती हैं उस तरह से। ठीक है। और डॉक्टर साहब अब बताएंगे कि किन किन बीमारियों में इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि ब्रेन स्टिमुलेशन है तो हमारे जहन में एपिलेप्सी भी आएगा, मिर्गी भी आएगा और इस तरह ऑटिज्म की भी बात होगी। तो किन किन बीमारियों में ये इस्तेमाल हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जैसे अब आपने कहा कि एपिलेप्सी पे आपको करते हैं, आपको एक बड़े मजे की बात बताते हैं। ऐसे है कि हमारा जो हार्ट है ना, वो एक रिदम में चलता है। अगर आपने कभी सुना हो, मतलब कोई भी सुन सकता है, हार्ट, दिल की धड़कन एक सीक्वेंस है ना, बम 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 बम। बिल्कुल।
लेकिन हमारा जो ब्रेन है ये इसका हैपहैज़र्ड फायरिंग है इसकी, एक रिदम में नहीं है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं एक लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं स्पीच इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं हाथ हिला रहा हूँ, कुछ मेमोरी है, तो वो जो एरियाज है ना मेरे पार्ट ऑफ ब्रेन के, वो इस वक्त फायरिंग कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, एपिलेप्सी में क्या होता है कि रैंडम फायरिंग शुरू हो जाती है किसी वन पार्ट ऑफ ब्रेन से, उसको हम कहते हैं फोकल एपिलेप्सी, या फिर जनरलाइज एपिलेप्सी होती है जिसमें वो पूरे ब्रेन को कवर कर लेता है। एपिलेप्सी करती क्या है कि वो पूरे ब्रेन को कंट्रोल कर लेती है और एरिथमिक फायरिंग की बजाय वो रिदम वाली फायरिंग शुरू कर देती है। एक ही रिदम में बम पूरा ब्रेन फायर कर रहा है। अब क्या हो रहा है, पेशेंट बेचारा जो है वो या तो थोड़ी देर के लिए कॉन्शियसनेस का लॉस हो जाएगा उसका, या गेज का कुछ हो जाएगा, या समझेगा मुझे चक्कर आ गया, या गिर भी सकता है, या फिर जिस पार्ट ऑफ ब्रेन से वो एपिलेप्सी अराइज कर रही है, यहाँ से ओरिजिन है, उस पर ज़्यादा इफेक्ट होगा। मतलब जैसे कुछ एरिया है कॉर्टेक्स के जो हैंड्स को रिलेटेड है, ठीक, तो अगर उस एरिया से एपिलेप्सी आ रही है तो मेरे हैंड्स हिलने लग जाएंगे, यानी इस तरह से मिसाल है कि। तो अब हम इन डिवाइसेस के ज़रिए क्या कर सकते हैं, बेसिकली एपिलेप्सी का कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक। परमानेंट ट्रीटमेंट सिर्फ एक है, हम जैसे कहते हैं सर्जिकल रिसेक्शन या सब पाइल ट्रांसेक्शन। अब देखिए जैसे ये पार्ट ऑफ द ब्रेन है, यहाँ से एपिलेप्सी आ रही है, अब इसमें सर्किट्स जा रहे हैं जैसे नर्व्स, यानी आप समझें कि इलेक्ट्रिकल वायर्स जा रहे हैं। हम इसे करते ही हैं कि या तो अगर हम निकाल सकें तो पूरे, अगर ये एरिया ऑफ वाइटल इंटरेस्ट नहीं है, यानी कुछ खास काम नहीं कर रहा, तो हम इसको निकाल सकते हैं, या फिर हम इसमें छोटे छोटे टक मार देते हैं ताकि उनके सर्किट ब्रेक हो जाए, तो एपिलेप्सी स्प्रेड ना हो। ठीक ठीक, समझे बात? बिल्कुल सर। तो ये जनरलाइज आपको एपिलेप्सी का बता दिया। बिल्कुल सर। अब जैसे स्ट्रोक आपने बात की, अब स्ट्रोक एक बड़ा कॉमन डिसऑर्डर है। स्ट्रोक बेसिकली होता क्या है कि भाई एक ब्लड वेसल या कोई जो है ना वो वहाँ रप्चर हो जाती, उससे ब्लड निकला, वो ब्रेन के खास हिस्से के ऊपर बैठ गया। अब वो साहब बैठे तो उन्होंने कहा कि हम तो सारे ब्रेन को बैठाएंगे। ब्रेन के लिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको दो चीज़ों की हर वक्त ज़रूरत होती है, एक ग्लूकोज और एक ऑक्सीजन की। ठीक। ये कॉन्टिन्यूस फ्लो चाहिए, तो उसके लिए हमें कॉन्टिन्यूस उस पाइप में से फ्लो चाहिए, एक सर्कुलेशन चाहिए। जहां ये रुका तो हमारे पास विंडो होती है, यू कैन से फ्रॉम 3 मिनट्स टू 15 मिनट्स टू फिक्स दैट। अगर हम उसको नहीं करते तो हम उसको कहते हैं पुनम्रा, या मतलब वो सेल जो है ना अपने माल फंक्शन में चले जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता दे गो टुवर्ड्स दी सेल डेथ। बिल्कुल। अब किसी की सेल डेथ हो जाती है, स्ट्रोक हो जाता है, विद द इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू स्टिमुलेट दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन, उसको जगाते हैं। फिर इसके बाद जैसे आपने स्टेम सेल का जिक्र किया, स्टेम सेल्स जो है, जो रीजनरेटिव मेडिसिन है, वो अगर सही वाले स्टेम सेल्स हैं, वो उसकी काइंड्स में आपको बाद में इसमें बता दूंगा, तो वो स्टेम सेल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर कैनाबिनॉइड जिसे आप कहते हैं भंग, बिल्कुल सर, जो यहाँ मैं अब देखता हूँ चारों तरफ लगी हुई है, उनमें से कुछ मेडिसिन बनती हैं बड़ी इंटरेस्टिंग, ठीक है, जो कि जो इनके लिए इस्तेमाल। हाँ, उसकी तरफ तो बाद में आएंगे, डॉक्टर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। डॉक्टर साहब आप फरमाइएगा, सबसे पहले तो हम जरा ये जो कोरोना की सूरत हाल है इस पर ज़रा बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मज़ीद भी तफसील लेंगे। कोरोना की जो एक अलामत है वो हड्डियों में बड़ा शदीद दर्द, शदीद पेन, ज़रा इसके बारे में बताइए कि लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना। वैसे तो एक उसका ज़ाहिर है एक कंप्रहेंसिव किस्म का ट्रीटमेंट होता है। जावेद साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि कोरोना का जो है एक दफ़ा फिर एक लहर दोबारा शुरू हुई है, और हम टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में देख रहे हैं कि इसका काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेशेंट्स आना शुरू हुआ है। हमारे एक मोहतरम उस्ताद हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो कहते हैं कि कोई इंसान दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसके अंदर हड्डी ना हो, इसलिए हड्डियों की केयर भी सबसे ज़्यादा करनी ज़रूरी है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हड्डियों में दर्द, जिस्म में दर्द, क्योंकि एक स्ट्रक्चर अल्लाह जी ने ऐसा बनाया है कि उसके ऊपर मसल्स भी हैं, लिगामेंट्स भी हैं, एवरीथिंग इज़ ऑन दैट, तो हर चीज़ उसके ऊपर लगी हुई है। तो स्पेशली कोरोना में जब डिफेंस सिस्टम बंदे का नीचे जाता है तो उसमें बोन्स में पेन होती है, ओवरऑल माइल्जिया जैसे कहते हैं कि मस्कुलर पेन्स बहुत सीवियर होती हैं। तो उसमें हम फिर यही एडवाइस करते हैं कि जो खुदा न खास्ता किसी को अगर कोरोना हुआ है या अगर उसमें अलामत हैं तो उसमें उन्हें विटामिन डी का, कैल्शियम का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए ताकि जिस्म के अंदर उसकी एक एडिक्वेट क्वांटिटी हो। नॉर्मली भी आपको ये आम ज़िंदगी में भी आपका एक बैलेंस्ड जो होती है ना डाइट, वो होनी चाहिए।
अगर आप ये बैलेंस डाइट करेंगे इसे बच्चे में, जवान में या बुज़ुर्गों में, तो हर एक जो है वो एक सेहतमंद रहेगा और एक हमें सेहतमंद माशरा मिलेगा। जैसा कि आपने कोरोना के हवाले से बात की, तो देखने में ये आया कि शुरू में हमने बहुत अच्छी एहतियात की, हमारी इमाम में बहुत अच्छी एहतियात की। हमारे जो थे हॉस्पिटल्स, मैं रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, वहाँ पे हमारे जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर मोहम्मद उमर, उन्होंने 4 हॉस्पिटल्स हमारे पास थे, हमने उसमें हर हॉस्पिटल्स में कोरोना का हर एक बहुत बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट मैनेजमेंट हुई। अब उसमें ये है कि लेकिन एक जो चीज़ देखने में आई कि शुरू में लोगों ने एहतियात की और सड़कों पे बाद कम निकले, तो ट्रॉमा जो था, एक्सीडेंट्स कम हुए। एक्सीडेंट कम होने से ये हुआ कि पेशेंट्स, हमारे पास नंबर ऑफ़ पेशेंट्स कम हो गया और हॉस्पिटल्स में रश कम हुआ, तो जो क्रॉस इन्फेक्शन थी वो कम हुई। अब फिर देखने में ये आ रहा है कि रोड पे आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रश है, ट्रॉमा बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारे पास हॉस्पिटल्स ओवरफ्लो कर रहे हैं। तो मैं आपके तवसत से यही कहूँगा कि भी एहतियात करनी चाहिए हर वक्त हमें, और अगर हम इस चीज़ को रोक लें तो जैसा कि आपने कहा कि हमारे मुल्क में नुकसान एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़ कम हुआ है, तो इसको और बचाया जा सकता है। हड्डियाँ जो हैं हमारी, वो मेन पार्ट है, वो अगर उसमें देख लें कि हम इसमें अगर प्रॉपर तरीके से इलाज करें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेस्ट जो है अवेलेबल फैसिलिटीज़ होती हैं। सिर्फ ये है कि वहाँ पे रश नो डाउट है इसमें कहने का, क्योंकि हर पेशेंट जो है सारे विलेजेस से सारे पेशेंट जो हैं वो टर्शरी केयर में आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं जो उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ठीक है, डॉक्टर मुजाहिद साहब आप फरमाइएगा, आप चूंकि को इंचार्ज हैं पीएम्स आईसीयू के, तो सूरत हाल क्या है, और अब ये जो नई एक सूरत हाल डेवलप हुई है, जो थर्ड वेव जिसे हम कह रहे हैं, जिसकी वजह से अब इकदामात भी हुकूमत कर रही है, क्या हो रहा है आईसीयू में और क्या क्या डिफरेंट है जो आपने पहले किया है अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोविड अब तकरीबन हम मार्च का महीना है, मार्च 2021 है, हम लास्ट ईयर तकरीबन 1 साल अब इस कोविड को पूरा हो चुका है। जो फर्स्ट वेव थी उसके अंदर मैं समझता हूँ वो हेल्थ केयर वर्कर्स हों, आम आवाम हो, कोई भी हो, जनरलाइज सब के सब में एक खौफ था, एक ऐसा खौफ था कि पता नहीं शायद यहाँ से हम इस बिल्डिंग से भी गुजरेंगे तो कोविड हो जाएगा। वो जो खौफ था उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि आवाम ने बहुत ज़्यादा एहतियात की थी। जो जनरलाइज्ड मासेस थी, डेफिनेटली जो हेल्थ केयर वर्कर्स भी थे, उनके लिए एक नया चैलेंज था और उस नए चैलेंज को नो डाउट हेल्थ केयर वर्कर्स ने बिल्कुल डॉन्टिंगली लिया है और उसमें बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर्स की शहादत भी हुई थी। लेकिन फर्स्ट वेव से लेके जो हम सेकंड वेव में जो हम ट्रांसलोकेट करते हैं, तो सेकंड वेव के अंदर एक तो जो आम आवाम है, लोग हैं, वो एक ह्यूमन फटीग का एक शायद एक एलिमेंट जो है वो सामने आ गया। लोगों ने मास्क उतारना शुरू कर दिए, जो गैदरिंग्स हैं उसमें मिल बैठते थे, हाथ मिलाना, वो फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई थी तकरीबन। तो फर्स्ट वेव के अंदर हमें 2 चीज़ों ने सपोर्ट किया। एक तो ये था कि जो आवाम में खौफ था, उस खौफ की वजह से जो प्रिकॉशनरी एलिमेंट्स थे वो सही तौर पे इम्प्लीमेंट हुए। ऑल्दो गवर्नमेंट ने तो अभी तक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती ही चली जा रही है, लेकिन आवाम की रिसेप्शन फर्स्ट वेव में ज़्यादा थी। मेडिकली आस्पेक्ट के अंदर हमारे पास जो सेकेंड वेव में पेशेंट्स आते रहे, उनकी जो डिटीरियोरेशन थी या क्लिनिकल प्रोग्रेशन थी वो बहुत फास्ट होती रही है। फर्स्ट डे पे अगर पेशेंट हमारे पास सिंपल ऑक्सीजन पे है तो 4th-5th डे पे पेशेंट वेंटिलेटर पे भी आ चुका होता है। अभी इस वक्त एट द करंट कंडीशन हमारे पास पेशेंट्स कोविड तो अपनी जगह, लेकिन कोविड सीक्वेले जो है उसमें पेशेंट्स आते जा रहे हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे पास पेशेंट लैंड करता है लंग फाइब्रोसिस के साथ, पर्टिकुलरली आईसीयूज़ के अंदर। और लंग फाइब्रोसिस एक ऐसा एलिमेंट है जिससे पेशेंट को रिवर्ट करना इज़ वेरी हार्ड एंड वेरी डिफ़िकल्ट। एक दफ़ा पेशेंट वेंटिलेटर पे आ जाता है, इट गेट्स वेरी हार्ड टू रिवर्ट देम फ्रॉम द वेंटिलेटर। ठीक है, लेकिन आप समझते हैं कि लोगों ने शुरू में तो अच्छा रिस्पॉन्ड किया, लेकिन अब लोग रिलैक्स होना शुरू हो गए, उसकी वजह से ये मसाइल पैदा हुए। हम थोड़े से रिलैक्स हो गए कि नहीं, सूरत हाल बेहतर हो गई तो मास्क भी उतार दिया, सोशल डिस्टेंसिंग भी हम नहीं कर रहे उस तरह से। देखिए, ये बात तो मुसम्मम है, मतलब दिस इज़ देयर कि पहली वेव से ही जो पूरी मासेस को एजुकेट किया गया वो सोशल डिस्टेंसिंग थी, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल था, हाथों को धोना था, हाथों को धोने के साथ मास्क और ये तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाई गई थी। तो इनका डेफिनेटली एक असर तो यहाँ पे मौजूद था। यही वजह है कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा स्कोर या नंबर्स पॉजिटिव नहीं आए थे अल्टीमेटली। सेकंड वेव तक बड़ा क्लियर है, गैदरिंग्स और हर चीज़, नमाज जनाजा बिलखुसूस जिसके अंदर बहुत सारे लोग जमा हो जाते थे, या उसके बाद शादियाँ जिस तरह से होती रही हैं, तो ये वो तमाम नासिर हैं जिन्होंने सेकेंड वेव के अंदर पॉजिटिविटी एंड देन क्लिनिकल प्रोग्रेशंस में जो हमारे पास फास्ट एक एलिमेंट आता है वो उसमें एक बड़ा रोल प्ले किया है।
अब इस वक्त ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जहां बाकी तमाम ममालिक के अंदर कोविड के केसेस अभी भी एक बड़े राइज पर हैं, पाकिस्तान में अगर दोबारा से स्मार्ट लॉकडाउन की जो एक दोबारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की आपने बात की, अभी गवर्नमेंट दोबारा से एनसीओसी ने कुछ रूलिंग्स इस तरह से दी हैं, तो उम्मीद ये है कि ये इम्प्लीमेंटेशंस हों तो हमारे पास जो ओवरऑल स्कोर है वो कम ही रहेगा। ठीक है, हाँ। अदरवाइज क्लिनिकल प्रोग्रेशन अब की दफ़ा, सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ अब की दफ़ा फर्स्ट वेव से कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है, और इसीलिए वजह से हुकूमत ने ये जो बड़े शहरों में जो तालीमी इदारे हैं उन्हें फ़िलहाल समर ब्रेक देने का फ़ैसला किया है। डॉक्टर साहब, कैनाबिनॉइड्स की बात हो रही थी, अब प्रोग्राम से पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे, आपसे जब बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि वो भंग का जो इस्तेमाल है, जो पौधे आप इर्द गिर्द देख रहे हैं, इस पर बहरहाल हुकूमती सतह पे भी बातचीत हुई थी, लेकिन कोई अभी तक उस हिकमत अमली सामने नहीं आ सकी। किस तरह से वो इस्तेमाल हो सकती है इस कोरोना के हवाले से? अच्छा, तो कोरोना के हवाले से देखिए, हम छोटी सी एक ब्रीफ दे दूं आपको कैनाबिनॉइड्स के ऊपर। ये जो मैरिजुआना का एक प्लांट होता है, इसके अंदर यानी अगर 20 पार्ट्स होते हैं टीएचसी के, टेट्राहाइड्रोक्लोराइड के, और एक पार्ट होता है कैनाबिनॉइड या सीबीडी का। सीबीडी इज द गुड वन, और जो दूसरा है टीएचसी इज द बैड पार्ट। अब अमेरिका, यूरोप में उन्होंने क्या किया है कि इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिवर्स कर दिया। अब सीबीडी 20 पार्ट्स हो गया, 1 हो गया। अच्छा, ये तो आपको थोड़ा सा ब्रीफ हो गया। अब ये जो कैनाबिनॉइड्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये फाइब्रोसिस ऑफ लंग तक पहुंचता है, देखिए डिजीज प्रोसेस है ही स्वेलिंग का नाम। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और मुआविन खुसूसी माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये नई टेक्नोलॉजी है मियावाकी, जिसके तहत कम एरिया में ज़्यादा दरख्त लगाए जा सकते हैं, और ये हमने इफ्तिताह इसका यहाँ गवर्नर हाउस से किया है, जो 1 एकड़ के रकबे के ऊपर ये फॉरेस्टिंग की है। मैं इसमें अप्रिशिएट करता हूँ हमारे सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, जिन्होंने इसके अंदर भरपूर ताउन किया। मेरे जो बाएं हाथ पे खड़े हैं जनाब मलिक अमीन साहब, हमारे मिनिस्टर, जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है पिछले 2.5 साल में, और माफ़ कीजिएगा, दुनिया भर में इनकी जो पॉलिसी खिदमात और जो इन्होंने काम किया है उसे रिकग्नाइज़ किया गया है। जो सिंध की ख़ास तौर से अगर मैं बात करूं, सिंध और बलूचिस्तान के कोस्टल बेल्ट की, तो अभी अमीन साहब से मेरी बात हो रही थी कि इन्होंने मैंग्रोव्स का जो एरिया था उसको बेइंतहा इंक्रीज़ किया है, और मैंग्रोव्स को वर्ल्ड रिकग्निशन मिली है कि पाकिस्तान में मैंग्रोव्स की तादाद में खातिर खा इजाफा हुआ है। एग्जैक्ट फिगर्स अमीन साहब आपको दे देंगे। आज वर्ल्ड फॉरेस्ट डे के हवाले से हमने ये छोटी सी तकरीब रखी थी, जिसका मकसद ये था कि इसको बावर कराया जाए लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस से, क्योंकि हमने अपने बचपन में जो परिंदे और परिंदों की आवाज़ें हैं और सुनी है हमने, वो शायद हमारी इस जनरेशन ने तो सुनी नहीं। हमारी जनरेशन चील और कौवों को देखकर बड़ी हुई है। वो बुलबुल, वो मैना, वो तितलियाँ, वो इन्होंने देखी नहीं। तो वो हमें वो तोहफा वापस करना है अपनी आने वाली नस्लों को, कि जिसमें वो ये सारी स्पीशीज़ देखें कि जो अल्लाह ने बेबहा स्पीशीज़ बनाई हैं, दुनिया में पैदा की हैं, वो उन्हीं दरख्तों पे, फ्रूट ट्रीज़ पे और फूलों के ऊपर वो आती हैं, जो हमारे पास से नापैद हो गए हैं। हमने अपने शहर कराची को कंक्रीट जंगल में तब्दील किया है। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस कंक्रीट जंगल को वापस ग्रीन करें, और उस ग्रीन करने में जो वज़ीर आज़म का विज़न है, जो उनका ख्वाब है, जो अमीन असलम साहब उनके सिपह सालार बन के जो उसको पूरा कर रहे हैं, मैं उसके लिए अमीन साहब का और उनकी तमाम टीम का, सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बेइंतहा मशकूर हूँ कि उन्होंने ये काम को सर अंजाम दिया। हम इसके बाद मुख्तलिफ़ मकामात पर जा रहे हैं, जिसमें पोर्ट कासिम से, कराची पोर्ट ट्रस्ट से, रेलवे से, PIA से, सिविल एविएशन से ज़मीनें हमने ली हैं। हमने सिंध हुकूमत से भी दरख्वास्त की है कि वो लियारी नदी के अंदर और मलीर नदी के अंदर हमें थोड़ी जगह दें। 1-2 किलोमीटर की जगह ही काफ़ी है। अगर वो मिल जाएगी तो इंशाअल्लाह वफाक की और सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मुआवनत से हम उसके अंदर भी मियावाकी फॉरेस्ट लगाएंगे, जिससे खूबसूरती में भी इजाफा होगा और फ्लडिंग भी, उससे जो फ्लडिंग से मुतासर होता है शहर, उसमें भी कमी आएगी। बहुत शुक्रिया।
अमीन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये वर्ल्ड फॉरेस्ट डे पे गवर्नर साहब इमरान इस्माइल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया और यहाँ पर वर्ल्ड फॉरेस्ट डे के ऊपर जो मियावाकी फॉरेस्ट है ये हमने गवर्नर हाउस में इसका आज इफ्तिताह किया है। इस फॉरेस्ट की खसूसियत ये होती है कि ये 10 गुना तेज़ नॉर्मल फॉरेस्ट से ग्रो करता है। इसमें कार्बन भी ज़्यादा स्टोर होती है, बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा होती है और जो लोकल चरिंद परिंद हैं जिसका गवर्नर साहब अभी जिक्र कर रहे थे वो वापस आते हैं शहर में। और कराची को इसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि कराची क्लाइमेट चेंज और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बहुत मुतासर शहर है। यहाँ पर ऑलरेडी हीट आइलैंड इफेक्ट जिसको कहते हैं कि गर्मी ज़्यादा हो जाती है और उसकी वजह से यहाँ पर जो अमवात हुई आज से कुछ साल पहले और उसके बाद फिर 2-3 बार ये इफेक्ट आया है। उसका जो वाहिद हल है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्बन फॉरेस्ट्री की जाए और इसके लिए हमने एक मरबूत प्लान बनाया और सिंध गवर्नमेंट के साथ मिल के हम जो 3 इश्यूज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का विजन है 10 बिलियन ट्री सुनामी का, मैं समझता हूँ ये तमाम प्रोविंसेस के लिए एक तोहफ़ा है और इस तरह सिंध के लिए भी ये तोहफ़ा है। और सिंध में उसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक ये है कि मैंग्रोव्स 70% तकरीबन हम मैंग्रोव्स पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह 1 लाख एकड़ मैंग्रोव्स हम मज़ीद एक्सपैंड कर रहे हैं इस 10 बिलियन ट्री सुनामी में और उसमें से तकरीबन 30,000 एकड़ हो चुके हैं ऑलरेडी, उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं आजकल और उससे इंशाल्लाह तकरीबन 1 बिलियन मैंग्रोव जो है वो एडिशन होंगे पाकिस्तान के अंदर। ये बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है क्योंकि मैंग्रोव्स 4 गुना ज़्यादा कार्बन स्टोर करता है और इस वक्त क्लाइमेट चेंज जो दुनिया मुतासर है उसके लिए बहुत बड़ा हथियार है क्लाइमेट चेंज के लिए। और हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। इंडस डेल्टा जो है वो दुनिया का तीसरा बड़ा डेल्टा है, उसमें 15 लाख एकड़ मौजूद हैं जहाँ पर ये हो सकता है। तो हम 1 लाख एकड़ जो है उसकी मैंग्रोव की प्लांटेशन कर रहे हैं इस बार। उसके बाद सेकेंडली रिवराइन फॉरेस्ट हैं, जो रिवर बेल्ट है, जब सैलाब आता है तो उस बेल्ट एक्सपैंड करती है और वो फॉरेस्ट बनने का बड़ा पोटेंशियल है उसमें। तो वहाँ पर भी 50,000 एकड़ सिंध के अंदर आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें से 13,000 एकड़ पे प्लांटेशन हो चुकी है और इंशाल्लाह बाकी जो है वो अगले 2023 तक हम 50,000 एकड़ रिवराइन फॉरेस्ट के पूरे करेंगे। जो तीसरा एस्पेक्ट है वो अर्बन फॉरेस्ट्री का जिसके लिए हम यहाँ पे आज खड़े हुए हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसका वो तकरीबन 5% है इस सिंध के टारगेट के अंदर और हमने 3 शहर को टारगेट किया है, कराची, हैदराबाद और सखर। और जिस तरह गवर्नर साहब बता रहे थे कि उसका लैंड बैंक जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ये मियावाकी फॉरेस्ट लगाया जाएगा ताकि ये जल्दी ग्रो कर जाए। ये थोड़ा महंगा ज़रूर होता है लेकिन ये ग्रो 10 टाइम्स फास्टर करता है और इससे जो बायोडाइवर्सिटी है और क्लाइमेट चेंज के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह विद इन द नेक्स्ट मंथ हम उसको कंप्लीट करके और उसका इफ्तिताह करेंगे और सिंध फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट उसमें पूरी तरह हमारे साथ शरीक है। थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ एक एडवांटेज लेते हुए जी आज गैदरिंग है हमारी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को कोविड हुआ है, आप सबको इल्म है। तो मैं चाहता हूँ कि आज इसी तकरीब में हम उनके लिए दुआए सेहत भी कर लें ताकि अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माहौलियाती तब्दीलियों को पेश नज़र रखते हुए हुकूमत इक़दामात कर रही है। साहिली इलाकों में मैंग्रोव्स की तादाद में इजाफा हुआ है, जंगलात की तादाद बढ़ाएंगे। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे पर 10 बिलियन ट्री सुनामी की जल्द तकमील के अज़्म का इरादा करते हैं। इंडस डेल्टा प्रोसेस पर इस सिलसिले में 15 लाख एकड़ रकबा दस्तियाब है। अर्बन फॉरेस्ट्री पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और मुआविन खुसूसी माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। की मल्टीप्लिकेशन को कम करेंगे तो डिजीज कंट्रोल में आ जाएगी। तो ये दिस कैनाबिनॉइड, दीज कैनाबिनॉइड्स आर 4 टाइम्स मोर पोटेंट देन कॉर्टिसोन डॉक्टर साहब। सो ये बड़े हेल्प करते हैं। अगर आप जैसे आपके पास पेशेंट्स आते हैं ना, ठीक।
तो ये यानी बड़ी जल्दी इन्फ्लेमेशन को कम कर देंगे, स्वेलिंग को कम कर देंगे और पल्मोनरी एडिमा कम कर देंगे आपका। तो आपके जो रेस्पिरेटर के जो पेशेंट्स हैं वो कम हो जाएंगे। फिर दूसरा फैक्टर ये है कि ये इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। अब आप देखेंगे कोविड में कुछ लोग हैं उनके ऊपर बहुत असर आता है, बिल्कुल, और कुछ लोग हैं वो मतलब कुछ भी नहीं होता उनको। ये बेसिकली आपकी इम्यूनिटी की बात है, कितनी स्ट्रेंथ है उसकी इम्यूनिटी में, आपकी बॉडी कितनी स्ट्रांग है। तो ये दोनों चीज़ों को बूस्ट करती है। बाकी इसके बड़े लंबे और वो हैं, लेकिन इस रिलेटेड टॉपिक में मेरा ख्याल है कि ये जो है ना मतलब, तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं वैसे तो न्यूरॉन की रीजनरेशन के लिए। जैसे स्ट्रोक का पेशेंट की हम बात कर रहे थे, हम स्ट्रोक के पेशेंट्स में इस्तेमाल करते हैं हमको। अमेरिका और यूरोप में तो अब ऐसी मेडिकल फार्मेसीज़ हैं कि जो स्पेशलाइज करती हैं इन चीज़ों में। तो हम उसमें कॉम्बिनेशंस को चेंज कर सकते हैं। जैसे एक फॉर्मुलेशन होती है ना, उसमें 10 पार्ट इसके 20 इसके डिफरेंट चीज़ें होती, तो हम उनसे कहते हैं कि भाई इस पेशेंट को इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो हम उस तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ठीक, तो इसके मतलब मेमोरी अल्जाइमर्स के लिए इसके बड़े इफेक्टिव हैं। ठीक, आपको बड़ा रीसेंट मज़े की बात बताता हूँ, ये CBD और इसके साथ एक चीज़ होती है MCT। मेरे पास एक पेशेंट आया, आई डोंट नो कितना टाइम है हमारे पास, मैं शॉर्टली बता देता हूँ। वो ऑटिस्टिक था, बच्चा 5 साल का। ठीक, उसके फादर ने मुझे कहा कि जी ये हर वक्त जंप करता रहता है, इसकी आंखें घूमती रहती हैं, कहीं टिक के नहीं बैठता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। मैंने कहा अच्छा ठीक। उसको हमने CBD के ऊपर और THC के ऊपर शुरू कराया स्मॉलर डोजेस में। 3 हफ्ते के बाद बच्चा के फादर आया कि वो तो बड़ा काम डाउन हो गया डॉक्टर साहब। तो ठीक है, फिर अनदर 3-4 वीक्स बाद फिर आया तो मुझे कहता है कि वो तो मामा पापा बोलने लग गया, वो तो पहले कुछ बोलता ही नहीं था। ठीक, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आने से पहले की बात है, उसने मुझे बताया कि जी वो स्कूल जा रहा है। जबरदस्त। So see, this is the kind of results you see with these medications, ठीक, जो मतलब जिनका हमसे और ये आर्टिस्टिक बच्चा था। जी ऑटिस्टिक था। ठीक है, ठीक है, ऑटिस्टिक, प्योर ऑटिस्टिक, जो हर वक्त जंपी होते हैं, किसी उनकी आंखें एक जगह नहीं जम के रह सकती, हाँ, फोकस नहीं करते, फोकस नहीं करते, और उनका अटेंशन डेफिसिट होता है, और मतलब उनके अंदर और बहुत सारी चीजें होती हैं ऑटिज्म में। तो ये उसके लिए बहुत इफेक्टिव था। बिल्कुल। डॉक्टर साहब अब फरमाइएगा, ये जो जोड़ों का दर्द है, हड्डियों का दर्द है, इसके बड़े मसाइल होते हैं, और हम देखते हैं कि बाज़ तो बच्चों में भी मसाइल होते हैं, बड़ों में भी और बुज़ुर्गों में भी होते हैं। इसकी ज़रा आप हमें बताइएगा कि क्या बेहतर करने की गुंजाइश है? डाइट में हमारी कमी रह जाती है, जो बाद में फिर मसाइल होते हैं, कुछ पैदाइशी होते हैं, कुछ बाद में किसी इंजरी के नतीजे में, हादसे के नतीजे में हो जाते हैं। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि हर उम्र में हमें, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हड्डियों के नशोनुमा की ज़रूरत है। जैसे बच्चे हैं तो बच्चों में नॉर्मली देखने में आता है कि रिकेट्स आप बहुत कॉमनली देखते हो कि बच्चों की हड्डियाँ जो होती हैं टेढ़ी होती हैं। बिल्कुल। और कुछ बच्चों में आपने देखा होगा कि पैदाइशी पाँव उसके टेढ़े होते हैं। ऐसी बीमारियाँ, और फिर मैंने जैसे जिक्र किया कि बच्चे जो हैं उनको चोट लग जाती है, अगर उनका उसी वक्त भी प्रॉब्लम आती है, अगर उनका सही ट्रीटमेंट किया जाए तो उनमें कोई अल्टीमेटली कोई इशू नहीं बनता। लेकिन अगर उनका ट्रीटमेंट सही ना किया जाए, जैसे मैंने शेयर करा था आपके साथ प्रीवियसली के क्वैक ट्रीटेड होते हैं पेशेंट्स, जी बिल्कुल, कि कुछ वो मालिश करने वाले या जो पहलवान या ऐसे जो लोग होते हैं उनके पास चले जाते हैं और उसको ज़ोर से पट्टियाँ बांध दी जाती हैं, तो वो उसमें कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उस पर हम बात करेंगे बड़ी तफसील से, वो बड़ी उसमें जी बहुत ज़रूरी है। लेटर ऑन अगर आपके पास टाइम हो तो हम उसके बाद स्लाइड भी मैंने आपको दी। तो जिस तरह मैंने कहा कि रिकेट्स हैं, अगर फ़र्ज़ करो बच्चों में, अगर इनिशियली ये उसकी वजूहात जो होती हैं, कई दफ़ा कि मेल न्यूट्रिशन होती है कि बच्चे को खाने पीने में सही चीज़ें नहीं मिल रही होती हैं। आपने देखा कि हमारे सेटअप में फैमिलीज़ बड़ी हैं और ओवरऑल सोशो इकनॉमिकल सेटअप्स जो हमारे हैं वो अब कॉम्प्रोमाइज़ चलते हैं, तो बच्चों में सही तरह से उनको फीड्स नहीं मिलती, से जैसे दूध हो गया, दही हो गया या अंडे का इस्तेमाल। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है जो हमारी खुराक में होनी चाहिए। इसी तरह ही जब हमारी माएँ बहनें हैं जो ये जो होती हैं लैक्टेटिंग मदर्स जिसे कहते हैं, दूध पिलाने वाली या बच्चे जिन होने वाले होते हैं, तो उसमें भी उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इन चीज़ों की, हेल्दी डाइट की। और इसी तरह जैसे आप फरमा रहे हैं कि बुज़ुर्गों में, तो बुज़ुर्ग हमारी जो माशरा है उसका एक बड़ा एसेट है, क्योंकि उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं और उनकी एक बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं पूरी फैमिली के ऊपर। अगर वो हमारे बुज़ुर्ग ठीक रहें, उनकी हड्डियाँ ठीक रहें, उनके जोड़ ठीक रहें, तो हमें बड़ी सहूलत रहती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि अगर ये सारी चीज़ें किसी के अंदर डेवलप्ड होती हैं, माशाल्लाह हमारे मुल्क के अंदर हर तरह का ऑर्थोपेडिक्स का इलाज मौजूद है। जिस तरह रिप्लेसमेंट सर्जरी से लेके रिकन्स्ट्रक्टिव वर्क जितना भी है, टेढ़ापन उसको ठीक करने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स हर एक के मौजूद हैं।
और वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में रिप्लेसमेंट सर्जरीज बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं, ठीक। और हमारा रेशो जो है एज़ कम्पेयर टू द वर्ल्ड दैट इज़ अप टू द नॉर्मल, मतलब उसमें है, अप टू द मार्क है। और हमारा इन्फेक्शन रेट बहुत कम है, रिहेबिलिटेशन हमारे पास बहुत अच्छी है। तो हमारे जो अभी हमारी बिल्कुल न्यूली फॉर्म्ड यूनिवर्सिटी है, हम 2017 में ना हमारी यूनिवर्सिटी हमारे जो थे प्रोफेसर उमर साहब के सरपरस्ती में ये बनी, और अब इस पर इतना ज़्यादा काम हो रहा है पेशेंट केयर का। हमारा प्राइमरी जो एम है दैट इज़ पेशेंट केयर, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट सेटअप्स में हमारे पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो इसलिए अगर किसी, मैं तो यही आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बिल्कुल गुजारिश करूँगा कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ डोंट गो टू द पहलवान्स एंड द क्वैक्स, बिल्कुल गो टू द टर्शरी केयर हॉस्पिटल। 24 घंटे हमारी एमरजेंसीज जो होती हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की चल रही होती हैं, वहाँ पे टीम्स हमारी ऑर्थोपेडिक्स की मौजूद होती हैं, हर टीम में एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं। किसी को एमरजेंसी की सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, डे एंड नाइट हर वक्त वो ऑपरेशन चल रहे होते हैं। ठीक है। और अब जो हम बात कर रहे थे कि ये जो इंजरी होती है, बाज़-औक़ात गिर जाता है कोई और उसको हम फौरी तौर बजाय डॉक्टर के पास ले जाने के हम किसी बाबे के पास या किसी उसके पास ले जाते हैं, क्वैक के पास ले जाते हैं, और वो कहते हैं कि जी उन्होंने हड्डियों से टक करके एक आवाज़ निकाली और उसके बाद जनाब हम बेहतर फील कर रहे हैं, पट्टियाँ लगा देते हैं। ये हमारे यहाँ होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे क्या नुकसानात होते हैं और क्या क्या हमें एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए? मैं आपसे कुछ स्लाइड भी शेयर करना चाहूँगा। हमने देखा ये है कि जब ये टक की आवाज़ या कहना जी कि हड्डी की स्वेलिंग हुई तो आपकी हड्डी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, जैसे उनका एक नॉर्म्स बने होते हैं। होता ये है कि सिंपल इंजरीज़ को अगर आप वही इंजरी, ये देखें आप, मैं स्लाइड भी दिखा रहा हूँ कि एक बच्ची के बाजू के ऊपर ये टाइट बैंडेज बंधी हुई है, लेटर ऑन ये देखें उतारा है सारा उसके मसल वेट्स, और ये पाइप क्लैंप्स लगाए होते हैं, ये अगर नज़र आ रहे हैं आपको स्लाइड में, और पाइप क्लैंप्स जब नीचे तो गैंग्रीन डेवलप हो जाती है। नॉर्मली होता ये है कि जो न्यूरोवास्कुलर हमारे बंडल्स गुजरे होते हैं ना, हमारी वेसल्स, खून की नालियाँ, और जैसे डॉक्टर इमरान साहब भी बता रहे थे कि नर्व्स होती हैं, कि छोटी छोटी तारें होती गुजरी होती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं, और लेटर ऑन फिर उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो बच्चा सारी उम्र सफ़र करता है। और एक जो बड़ा मिजरेबल सिचुएशन ये होती है कि बच्चे को तो नहीं पता कि मुझे किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। माँ बाप को चाहिए कि वो सही जगह पे उसको लेके जाएं। बच्चा बेचारा रोता रहता है, वो कहते हैं नहीं, वो पहलवान साहब भी उसको कहते हैं कि कोई बात नहीं, कड़क हो गई है या स्वेलिंग हो गई है, तुम्हारी हड्डी सही जुड़ रही है। लेकिन जब वो सारी चीज़ें पट्टियाँ उतारी जाती हैं तो पट्टियाँ उतरने के बाद जो नीचे से कॉम्प्लिकेशंस, उसके मसल्स डैमेज हुए होते हैं, गले होते हैं सारे, और गैंग्रीन डेवलप हो जाती है टाइम्स, और उनको फिर ठीक करना एक तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, कई कई महीने कई कई साल लग जाते हैं, और फिर उसमें परमानेंट डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है बच्चे में या बड़े में। हमने देखा है कि बुजुर्गों में भी इस तरह की दफ़ा करते हैं कि घर पे लटाए रखते हैं तो उसको पीछे प्रेशर सोर्स बन जाते हैं, और फिर उनको ठीक करना दैट इज़ ए हेल ऑफ ए जॉब। तो इसलिए मैं ये गुजारिश यही करूँगा कि अगर किसी को कोई इंजरी हो जाए तो प्लीज़ गो टू द नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ठीक है, मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ कि रश बहुत ज़्यादा है, ये आपको पता ही है, लेकिन फैसिलिटीज़ वहाँ पे मौजूद हैं। दुनिया में किसी जगह भी चले जाएं, एमरजेंसी सर्विसेज में टाइम लगता है, लेकिन आप ये देखें कि हमारे पास अगर फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर आ जाता है रात को, एक जवान आदमी, यंग आदमी, सुबह वो ऑपरेट हो जाता है, दैट इज़ ए प्रायोरिटी। हमने प्रायोरिटी लिस्टें बनाई होती हैं। बच्चा कोई एपिफिजियल इंजरी जैसे ग्रोथ प्लेट की इंजरी के साथ आ जाता है तो हम उसको एमरजेंसी में उसको ऑपरेट करते हैं, विद इन 24 आवर्स उसकी ऑपरेशन होता है। इसी तरह जो हड्डियाँ होती हैं जिसमें ज़ख्म हो जाते हैं, उसमें भी एमरजेंसी होती है कि उसको जितनी जल्दी उसको ठीक कर लें उतनी जल्दी उसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ये बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसके लिए लेकिन वैसे ही अवेयरनेस पैदा करनी होगी कि जैसे हम पोलियो की वैक्सीनेशन के लिए जो हम अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, यानी उसमें भी कहीं कहीं से आवाज़ें आती हैं, लेकिन अब जो है, अब अगर आप मजमूई तौर पे देखें तो उस वैक्सीनेशन को भी लोगों ने बड़ा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है। आप गांव शहर तो अलग बात है, उसमें तो ज़्यादा अवेयरनेस होती है, लेकिन गांव रूरल एरियाज़ में भी इतनी अवेयरनेस हो गई है, तो हमें इसके लिए भी अवेयरनेस पैदा करनी होगी कि ये लोग जो हैं ये बाबे पहलवानों के पास ना जाएं। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट लेवल पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस, ये जो हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं जो इसमें पंजाब के लेवल पे भी और ऑन द सेंट्रल लेवल, और अलॉन्ग विद द एडमिनिस्ट्रेशन, वो ऐसे क्वैक्स के क्लिनिक्स को जो बनाए होते हैं उन्होंने उनको बंद करते हैं, सील करते हैं, दे आर वर्किंग ऑन इट। आपकी बात बिल्कुल सही है, पोलियो के पेशेंट्स अब हमें बहुत कम नज़र आ रहे हैं, पहले हमें बहुत ज़्यादा नज़र आते थे। क्वैक्स ट्रीटेड पेशेंट्स अब विद पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें कम होनी शुरू हो गई हैं, और ये सारा कुछ गवर्नमेंट की हेल्प के साथ, और आप लोगों के अगर आप करें कि अपने टीवी पे ये प्रोग्राम चलाएं और लोगों के अंदर अवेयरनेस हो कि हमने इलाज ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पोलियो की तरह इसको भी एलिमिनेट किया जा सकता है क्वैकरी को। ठीक है डॉक्टर मुजाहिद साहब, इस वक्त जो वैक्सीनेशन का सिलसिला भी जारी है, पूरी दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है,
हमें इस चीज़ को भी इनकरेज करना होगा, अवेयरनेस के हवाले से हो तो रही है, लेकिन हमें इसको और फ्रीक्वेंट करना होगा कि जितना मुमकिन हो सके लोग आगे बढ़ें, क्योंकि ये जब भी नई वैक्सीनेशन आती है तो इसके साथ फिर कंस्पिरेसी थीरीज भी आती हैं। आपने देखा है हर जगह पूरी दुनिया में ये कंस्पिरेसी थ्योरीज होती हैं, पोलियो के हवाले से भी ये रही थी, लेकिन हमने बड़ा कामयाबी के साथ उसको कंट्रोल किया और ये पैगाम घर घर तक पहुंचाया। तो इसमें भी हमें ज़रूरत है कि इस पैगाम को हम मज़ीद बढ़ाएं और पुरअसर बनाएं इसको। देखिए, जब कोविड बिल्कुल स्टार्ट में आया था तो उस वक्त भी आपको याद होगा बहुत मुख्तलिफ किस्म की जो है कॉन्स्पिरेसी थेरीज चल पड़ी थी, और उसके बाद जब इसके इलाज की बात हुई तो इवन कान में प्याज रख लेना या कान में वो लहसुन रख लेना भी इसका इलाज तजवीज़ हुआ था। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं हमेशा से एक नई बीमारी, कोविड-19 एक बिल्कुल नोवल वायरस है जिसके इलाज के बारे में, इसकी पैथोजेनेसिस और सारी चीज़ों के बारे में कोई इतना आइडिया नहीं था। अब जो वैक्सीनेशन आई है और पर्टिकुलरली पाकिस्तान में अभी इस वक्त इसको गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट मिल रहा है, हेल्थ केयर वर्कर्स को पहले प्रायोरिटी पे रखा गया, अब उसके बाद जो ओल्डर एज है उनके लिए स्पेसिफिक वैक्सीनेशन जो है वो अब दोबारा से डिवाइस हुई है और अभी एक दफ़ा स्टार्ट हो चुकी है। खुद पिम्स हॉस्पिटल में एक सेंटर है, चक शहजाद में इसका सेंटर है। तो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि सबसे पहले हमारे जो बड़े हैं, जैसे मिसाल के तौर पे पिम्स हॉस्पिटल में प्रोफेसर राना इमरान सिकंदर हैं, उन्होंने सबसे पहले वैक्सीनेशन उन्होंने करवाई थी। इसी तरह से जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो जो इसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, एक हेल्थ केयर वर्कर भी ज़ाहिर एक लोकल पॉपुलेशन में ही रहता है, मैंने आज वैक्सीनेशन करा लीजिए, आप भी कल करवा लें, ये एक बन जाता है मोटिवेशन एलिमेंट। मेरे फादर हैं, वो भी डॉक्टर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर के, 60+, उन्होंने अभी कोई 3-4 दिन पहले वैक्सीनेशन करवा ली है। ठीक। तो अब उनका पूरा डिपार्टमेंट जो है दे आर रेडी फॉर इट कि हम वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं। तो जब ये लोग सामने नज़र आते हैं कि इन्होंने वैक्सीनेशन करवा भी ली, एक कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं और लाइकली होपफुली इंशाल्लाह ताला इस वैक्सीनेशन के ज़रिए से दे विल स्टे प्रोटेक्टेड अगेंस्ट कोविड-19 इन्फेक्शन। तो मैं समझता हूँ कि आम मासेस इस पर बड़ा बखुशी वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ेंगे। 1 नंबर 2, एक एलिमेंट जो सबसे ज़रूरी है वो ये कि ये सिंगल वैक्सीनेशन नहीं है, ठीक, कि आपने बस अभी कर ली और इसके बाद तमाम उम्र के लिए आप कोविड-19 से बच जाते हैं। पहली बात तो ये कि इस वैक्सीनेशन की भी 2 डोजेज़ हैं और दूसरा ये कि ये ईयरली रिपीट होना स्टार्ट होगी। अभी तो फ़िलहाल फ़र्स्ट टाइम आई है मार्केट में, पर लेकिन ये ईयरली रिपीट होना भी स्टार्ट होगी। जिस तरह इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन है आमतौर पर हर साल लगाई जाती है, एक सीज़न आता है, तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ये अडेप्ट भी करना होगा, अडॉप्ट भी करना होगा दैट द न्यू नॉर्मल इज़ विद दिस कोविड-19 वैक्सीनेशन। ठीक है डॉक्टर इमरान साहब, अब ज़रा सादा अल्फाज में हमारे नाजरीन को ये भी बताइएगा आप कि ये एक तो 70 साल में पहली बार हुआ है कि पहले एक DBS डिवाइस थी और आपको ये क्रेडिट जाता है कि ये 2 नई डिवाइसेस आई हैं, बेशक जी बेशक। आप ये फरमाइएगा कि इन बीमारियों के अंदर इन डिवाइसेस का इस्तेमाल किस लेवल पे शुरू होता है और ये किस तरह से होगा, और फिर आपने शुरू कर दिया है पाकिस्तान के अंदर या क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखिए एक्चुअली चक्कर ये है कि इन डिवाइसेस, एक जो इलेक्ट्रिक ब्रेन स्टिमुलेशन और मैग्नेटिक ब्रेन स्टिमुलेशन में मुझे 15 साल लगे हैं। ठीक। 5 साल तो सिर्फ इसके अप्रूवल के लिए जो US पैटेंट ऑफिस से यूटिलिटी पैटेंट आपको लेना पड़ता है। ठीक। तो वो क्या करते हैं कि पूरी दुनिया का रिव्यू करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं, उसके बाद वो अभी 2-3 महीने पहले अप्रूव हुई हैं। ठीक। तो जब भी कोई डिवाइस अप्रूव होती है तो उसके बाद हम उसका एक प्रोटोटाइप बनाते हैं और उस प्रोटोटाइपिंग को क्लिनिकल इस्तेमाल में शुरू करते हैं। ठीक। पहले हम उसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करते हैं, हॉस्पिटल में एक IRB लिख लेते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सपेंड करते हैं। तो क्योंकि अभी ये रिसेंटली पिछले 6 महीनों में हुई हैं, तो अभी इनकी जो है ना प्रोटोटाइपिंग हो रही। जो स्टिमुलेशन है वो मैं हमेशा से करता आ रहा हूँ, डायरेक्ट स्टिमुलेशन, लेकिन वो बड़ी बड़ी मशीनों के ज़रिए। ये जो डिवाइसेस हैं ना, ये इस साइज़ ऑफ जैसे 8 आने है ना, उतने साइज़ है। ठीक। उसी में इसकी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसकी सारी वायरिंग है और उसके साथ आगे एक छोटा सा और कनेक्टर लगता है जो कि सिट ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रेन, उसके ऊपर वो करता है और हम उसको घुमा सकते हैं कहीं पर भी जिस एरिया को हमने स्टिमुलेट करना है। ठीक है ना। अब हमने इसमें आपने जिक्र किया 4 पॉइंट, क्या स्ट्रोक हो गया, अल्जाइमर्स हो गया, ये एपिलेप्सी हो गया। अच्छा, अब जो मैग्नेटिक स्टिमुलेशन है स्पेशली, लेट मी शेयर अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विद यू। देखिए जो मैग्नेटिज्म है ना, या तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसमें से इलेक्ट्रिसिटी किसी रॉड या किसी मेटल में से गुजारते हैं, वो मेटल बिल्कुल ठीक मैग्नेट बन जाता है।
या नेचुरल मैग्नेट्स आते हैं। जो नेचुरल मैग्नेट्स है ना, वो उनकी क्वालिटी और उनकी इफेक्टिवनेस इज फार सुपीरियर एंड लॉन्ग लास्टिंग। तो ये जो डिवाइस है उसके अंदर वो नेचुरल मैग्नेट्स इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक, और डिफरेंट डायमेंशंस और उनकी डिफरेंट हिसाब किताब। ये सबसे ज़्यादा इसका अच्छा इस्तेमाल है डिप्रेशन के लिए, ठीक, जो कि एक बड़ी कॉमन चीज़ है। बिल्कुल और स्पेशली जैसे कोविड का डॉक्टर साहब हम भी कर रहे थे, आप भी जिक्र कर रहे थे कि यार ये कोविड में है, क्या मुसीबत है, सारा दिन घर में रहते हैं। मतलब ना, एक तरह से अच्छा भी है कि मतलब घर वालों के साथ टाइम गुजर जाता है, लेकिन ये इंसान एक उसमें प्रेशर में आ जाता है ना, मतलब एक अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस है। तो ये बहुत स्मॉल साइज डिवाइस होती है, तो हम इसको लोकली इम्प्लांट कर देते हैं एरियाज में, और उससे उसकी डिप्रेशन की हेल्प हो सकती है। मतलब विद दी अदर थिंग्स जो हम बाकी, मतलब आपको पता है ना, थिंग्स गो हैंड इन हैंड, कि आप एक जैसे ब्रेन की डिजीज़ है, हमने सर्जरी भी की, हमने फिर उसको न्यूरोलॉजी से भी चेक किया, फिर उसको मेडिसिन भी दी, और जो सपोर्टिव मेजर्स हैं वो भी किए, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी थिंग विच इज़ यूज फॉर डिप्रेशन। और अगर आप एक ब्रेसलेट पहनते हैं जो कि नेचुरल मैग्नेट्स का है, इट्स गोइंग टू गिव यू अ बूस्ट इन योर हेल्थ इन जनरल। ठीक। आपको सिंप्लीफाई करके। और आप स्टेम सेल्स की भी बात कर रहे थे जी, अच्छा, स्टेम सेल्स पे अब डॉक्टर साहब से नाराज हो जाएंगे। मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बिल्कुल नाराज लेकिन आप बात यकीनी तौर पे कर सकते हैं। नहीं, वो दैट हैज गॉट अ पॉजिटिव रोल, उसका स्टेम अच्छा, सेल्स का देखिए, पॉजिटिव रोल भी है, बट दैट इज अ टाइम। ठीक, सर्टेन टाइम पे अगर उसको यूज करें, इट हैज गॉट अ वेरी गुड। लेकिन अगर आप देखें ना, फजर के टाइम पे इशा पढ़ना शुरू करेंगे तो वो कबूल नहीं होगी ना। तो इसी तरह ही है स्टेम सेल का रोल भी। तो अब देखिए, स्टेम सेल ऐसे हैं कि उसके 3-4 सोर्सेज होते हैं। एक सबसे जो अच्छी क्वालिटी का स्टेम सेल आता है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जी। दूसरा आता है अम्बिलिकल कॉर्ड से। अब बच्चा एक पैदा होता है, मदर बच्चा है, जो एक कॉर्ड से कनेक्टेड होते हैं ना। अब वेस्ट में या अमेरिका में उस कॉर्ड को हम फ्रीज कर देते हैं फॉर फ्यूचर। ये स्टेम सेल, इसकी एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझ लें, ये एक वो सेल है जिससे पूरी बॉडी बनती है। आपका दिमाग भी, आंखें भी, नाक भी, आपके हाथ भी, एवरीथिंग उससे बनती है। तो हम उसको मतलब उन तरीक़ों से, अच्छा, इसके बाद हम फैट टिश्यू से स्टेम सेल ले सकते हैं, स्किन से ले सकते हैं। अच्छा, अब ये है कि हमने किस चीज़ को ट्रीट करना है, फिर हम वहाँ से स्टेम सेल लेके लैब में वो ग्रो भी कर सकते हैं। 2 तरह के स्टेम सेल होते हैं, एक मैंने अपने स्टेम सेल इस्तेमाल किए, एक मैंने जैसे आपसे कहा एम्ब्रियोनिक हो गया, अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया, ये वाले स्टेम सेल इस्तेमाल कर लिए। ये वाले बहुत इफ़ेक्टिव हैं, ठीक, लेकिन इसके ऊपर अभी कुछ लिमिटेशंस हैं। जो आपकी अपनी बॉडी के स्टेम सेल्स हैं, जो जहाँ मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, थोड़ा बहुत जो मैंने देखा है, वो बेसिकली प्लेटलेट्स को ज़्यादा इस्तेमाल करें, PRP को, है ना? नहीं डॉक्टर साहब, ठीक, तो अब वो एक्चुअली ठीक है, उससे ये होगा कि आपको हीलिंग में हेल्प मिलेगी, क्योंकि जैसे कोई टेंडन डॉक्टर साहब ने बताया ख़राब है, उसकी हीलिंग, वो बोन है, उसकी हीलिंग में हेल्प मिल जाएगी, किसी और उसमें मिल जाएगी। लेकिन ये है कि वो अब इसके लिए स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड मतलब लोग होने चाहिए। ठीक, तो वो उनसे, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं सऊदी अरब में काम कर रहा था, एक वहाँ न्यूरो साइंसेज सेंटर है, नेशनल गार्ड हॉस्पिटल, उसके साथ जो इन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं उधर काम करने गया। तो स्टेम सेल मैंने कैलिफोर्निया से मंगाने थे, ठीक, अम्बिलिकल कॉर्ड स्टेम सेल। बिल्कुल, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी हम 30 मिलियन जो सेल्स हैं वो आपको भेजेंगे, सऊदी अरब तक पहुँचते पहुँचते वो 15 मिलियन रह जाएंगे, ठीक। और जब तक आप खोल के उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो शायद 8-10 मिलियन रह जाएंगे। इतना बड़ा लॉस होना है, इतना ठीक, बड़ा। अब जैसे ये वैक्सीन की डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, अब ये उस तरह की फ्रीजिंग में स्टेम सेल्स को हम करते हैं। ठीक, हाँ, अगर हमारे पास लोकली कोई फैसिलिटी ऐसी है, फिर तो हमने वहीं बनाए, वहीं पे इंजेक्ट कर दिया, वहीं इन्फ्यूज़ किया, और इट कैन बी यूज्ड टू रिस्टोर अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक, ठीक। यहाँ तक है कि इसमें जी, मैं डॉक्टर भी ऐड करना चाहूँगा, स्टेम सेल का जो कह रहे हैं ना, हमारे जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है ना बुजुर्गों में, जोड़ जो टेढ़े होने ख़राब होने शुरू हो जाते हैं और उनका नमाज पढ़ना डिफिकल्ट हो जाता है, अगर राइट टाइम पे जैसे इनिशियल स्टार्ट होता है उस वक्त अगर इन चीज़ों का यूज़ किया जाए, PRPs का, स्टेम सेल्स का, तो बड़ा अच्छा रोल है। लेकिन जब वो जॉइंट बिल्कुल डिजनरेट हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है, उस वक्त हमें एथिकल प्रैक्टिस ये कहती है कि उस वक्त उसमें स्टेम सेल्स को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, या कोई भी ऐसी इंटरवेंशन के जो लोकल स्टीरॉयड लगा देते हैं लोग, उसका बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होता।
उसके लिए बेहतर ये है कि आर्थोप्लास्टी कराई जाए। इसमें कोई कहते हैं ना, मशवरा हमारे जो लोग करते हैं ना, वो इर्द गिर्द ऐसे लोगों से मशवरा करते हैं जिन्हें पता नहीं होता सही। कि जी आप किसी अपने सियाने से मशवरा कर लिया कि जी मैं ये ऑपरेशन कराऊँ कि ना कराऊँ। ये जॉइंट के जो ऑपरेशन होते हैं बिल्कुल इसी तरह ही हैं कि जैसे कैटरेक्ट है वो आता है 50 ईयर्स के बाद या 60 ईयर्स के बाद, बिल्कुल। तो उसमें जब ऑपरेशन कराते हो तो आप बिल्कुल क्लियरिटी आ जाती क्लैरिटी आ जाती है। है। इसी तरह ही जो जोड़ों की तकलीफ है वो भी आफ्टर 60 ईयर्स या 65 के बाद शुरू होती हैं। कुछ लोगों में पहले शुरू होती हैं, जैसे किसी को चोट लग गई, उसका जोड़ ख़राब हो गया, वो और चीज़ है। लेकिन अगर नेचुरल मैकेनिज्म देखा जाए, नेचुरल प्रोसेस देखा जाए, तो 65 के बाद उस वक्त अगर उन्हें आर्थोप्लास्टी की ज़रूरत है, अगर वो करवा लेते हैं तो उनके 15-20 नेक्स्ट स्टेज जो होते हैं अच्छे गुजर जाते हैं, बगैर किसी दर्द के, बगैर किसी उसके प्रॉब्लम के। टेढ़ापन नहीं आता, आप अपने सारे काम कर सकते हो। और मोस्टली आजकल जो जॉइंट्स हम यूज़ करते हैं नी जॉइंट्स में, वो फुल बेंडिंग वाले होते हैं, जैसे नमाज उससे बंदा बैठ के पढ़ सकता है। तो इसलिए ये इसमें नहीं होना चाहिए कि हमने ऑपरेशन नहीं कराना। अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है तो डॉक्टर साहब, सही डॉक्टर साहब के पास पहुँचें जो एथिकल आपको मशवरा दें। और अगर वो कहें कि जी आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, आपको आर्थोप्लास्टी की ज़रूरत है, आर्थोप्लास्टी हम लोग कहते हैं जॉइंट चेंज हो जाएगा जी, घुटना चेंज नहीं हो सकता, सिर्फ हमने सरफेस उसकी रीसर्फेसिंग करनी है, ठीक। तो आपका फंक्शन वापस आ जाता ये डिफॉर्मेशन किस सतह पे होती है जी, ये हड्डियों की डिफॉर्मेशन और ये? है। देखिए डिफॉर्मेशन चाइल्डहुड में भी होती है, जैसे मैंने इनिशियली आपसे कहा, रिकेट्स में हो जाती है, बिल्कुल। या किसी की हड्डी अगर गलत जुड़ गई तो डिफॉर्मिटी डेवलप हो गई। इसी तरह ही यंग पेशेंट्स में भी हमारे जो होते हैं कि ऑस्टियोमलेशिया जिसे हम कहते हैं, कि उसमें भी अगर कैल्शियम विटामिन डी की कमी होती है तो उसमें भी ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। कई दफ़ा हमने देखा कि जो यंग लेडीज़ में नेक फीमर के फ्रैक्चर, यानी कि जो होता है ना कूल्हे की हड्डी, उसका फ्रैक्चर ऑटोमेटिक बगैर किसी वजह के होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, और लेटर ऑन अगर आप ओल्ड एज देखते हो तो उसमें घुटने टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं, जॉइंट्स जो टेढ़े होने शुरू होते हैं। अच्छा, फिर जो डिफॉर्मिटीज़ जो आप, अगर आप उसमें भी स्पेसिफिक होता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो गेंटिया के दर्द है, उसमें भी आपको डिफॉर्मिटीज़ नज़र आती हैं हाथों की और बाकी जोड़ों की। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं अगर राइट टाइम पे एड्रेस कर ली जाए, उनका इलाज कर लिया जाए, तो ये लेटर ऑन ये डिफॉर्मिटी डेवलप नहीं होती। हमारा मकसद ये होना चाहिए, जो ही बीमारी शुरू हुई है आप किसी मुस्तनद डॉक्टर साहब के पास जाएँ, उनको दिखाएं, अपना प्रॉपर इलाज करें, ताकि डिफॉर्मिटी वाली स्टेज पे पहुँचे ना। अगर चोट लगी है तो आप प्रॉपर डॉक्टर साहब के पास जाएं, आप डिफॉर्मिटी डेवलप ना होने दें, मकसद हमारा ये होना चाहिए। फिर जैसा विटामिन डी की बात हम बार बार करते हैं, कोरोना में भी कहते हैं जी हम विटामिन डी लें जी, कैल्शियम लें। हमारे मुल्क में नेचुरल लाइट है कि आप विटामिन डी जो है वो नेचुरल लाइट, सनलाइट से ले सकते हो, तो आप अपना एक्सपोजर करें टू द सनलाइट। आपके वेदर भी बड़ा अच्छा है, आजकल भी बहुत अच्छा है, पहले भी बहुत अच्छा था, तो उसमें अगर हम अपने बच्चों को या अपने जो जवान लोग हैं उनको प्रमोट करें हेल्दी एक्टिविटीज़ में कि जी वो एक्सरसाइज करें, वो गेम्स में हिस्सा लें। ठीक है डॉक्टर साहब जैसे कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, अगर उस पर हम अमल करेंगे तो कोरोना से बचे रहेंगे और अपने आप को हेल्दी भी रखेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ये फरमाइएगा कि ये जो पास जो दो लहरें आई और हमने उसको डील किया, हमारे हेल्थ प्रोफेशनल, अभी जो लहर आई है अब चूंकि उस वक्त चीज़ों का पता नहीं था, पूरी दुनिया में किसी को पता नहीं था, तो हम जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो इस वक्त एक अच्छी पोजीशन में हैं कि हम उसको डील कर रहे हैं। और फिर दूसरा, जब आइसोलेशन की बात होती थी लोग घबरा जाते थे, जो डॉक्टर साहब ने पहले भी जिक्र किया, और डिप्रेशन की बात की, लेकिन अब शायद लोग ये समझते हैं कि आइसोलेशन बेहतर है, ज़रूरी है, और उस तरह से डिप्रेशन में नहीं जा रहे लोग। कुछ सिचुएशन बेहतर है पहले के मुकाबले। देखिए इसमें जहाँ तक जो माइल्डर स्टेज है जिसकी आप पहले बात कर रहे हैं, आइसोलेशन वाला जो एलिमेंट है, आइसोलेशन अब ये देखा गया है प्रैक्टिकली कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जितने भी लोग हैं वो घरों में ही आइसोलेशन गुजार रहे हैं। बिल्कुल। वरना ये था कि बिल्कुल कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया, फ़ौरन हॉस्पिटल की तरफ भागते थे या किसी इस तरह से जो हेल्थ केयर सेटअप है उसकी तरफ आ जाते थे। अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखा गया है कि लोग घर के अंदर ही 1 रूम 1 वॉशरूम वाली एक फैसिलिटी अप्लाई करके घर के अंदर रुक जाते हैं, और मोर और लेस किसी न किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से उनका कोई रिश्ता ताल्लुक़, कोई ना कोई फ़ोन पे बात हो जाती है, कोई टेली कंसल्टेशन करवा लेते हैं। तो उसके बाद से लोग घर पे ही ऐसे पेशेंट्स को जो माइल्डर फॉर्म्स में हैं, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत ऐसे नहीं होती, तो मॉनिटरिंग वगैरह घर पे चल जाती है। इसमें फ़ायदा ये हो जाता है टाइम्स की, घर का ही इन्वायरमेंट है, अपना ही घर है, पहले ही आप आइसोलेशन में थे, अब आप आइसोलेशन में अपना कोविड टाइम भी गुजार रहे हैं, तो घर वाले जो है वो ज़्यादा सपोर्टिव एंड फैसिलिटेटिव रह सकते हैं। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर है वो डिप्रेशन का जो एलिमेंट आप जिक्र जिसका कर रहे थे, वो जाहिर सी बात है पहली वेव के अंदर एक खौफ का भी जो एक अंसर था कि मुझे कोरोना हो गया, मैं वसीयत लिख लूँ पहले, तो ये चीज़ रही है इस तरह से। अब लोगों में वो थोड़ा सा
जो है वो चीज़ ब्रेकआउट होना स्टार्ट होगी है, कब ऐसा नहीं है भाई, हो सकता है हमें माइल्ड फॉर्म हो सकता है हमें कोरोना हो गया हमें पता भी ना चला हो, ये अब एक बड़ी चीज़ लोगों में पाई जाती है। जो सेकेंड एलिमेंट आप बात कर रहे हैं थोड़ा टेक्निकल आस्पेक्ट में, कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के पास अब बेहतर एक एवेन्यूज़ हैं ट्रीटमेंट के हवाले से, तो मैं थोड़ा सा ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं तो अभी तक कोई बड़ी फिक्स्ड स्टैंडर्ड गाइडलाइन इस तरह से नहीं है कि आपने ये मेडिसिन यूज़ करनी है और इसके बाद आप कोरोना से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं चल रहा अभी तक। हमारे पास अभी भी फर्स्ट लाइन जो है वो यही प्रिकॉशंस एंड प्रिवेंशंस हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र, ये अभी भी फर्स्ट लाइन डिफेंस हमारा यही है। और उसके बाद सेकंड लाइन में हमारे पास ट्रीटमेंट में ये हमें पता है कि ठीक है इसमें कुछ स्टीरॉइड्स का रोल है, इसमें ऑक्सीजनेशन है, वो आपने करनी है अगर पेशेंट जो है वो ऑक्सीजन रिक्वायर करता है। अगर हमारा यानी कि आईसीयू की तक बात चली जाती है तो उसके बाद हमें मज़ीद अपने ट्रीटमेंट्स को पोटेंशिएट करना पड़ता है बेस्ड ऑन कि उसको सेकेंडरी इन्फेक्शंस कितने हो गए हैं, ARDS की कंडीशन किस कदर ज़्यादा है, पेशेंट लंग फाइब्रोसिस में किस हद तक आ चुका है। तो अभी हमारा जो एक एरिना है ट्रीटमेंट का, उसमें हमारे पास पिन पॉइंट एलिमेंट नहीं है। जिस तरह हम बहुत सारी चीज़ों में कह देते हैं कि भाई टाइफाइड का इलाज है, आप उसमें वो फ्लोरोक्विनोलोन्स ले लें या आप उसके अंदर जो है वो पेनिसिलिन्स जो है 3rd 4th जनरेशन लगवा लें, इलाज हो जाएगा जी, या कॉलरा वगैरह, ये सारी बीमारियां जो पहले लाइलाज समझी जाती थी, अब पिन पॉइंट ड्रग ऑफ चॉइस इनके लिए अवेलेबल है, कोविड में अभी तक नहीं है। यही वजह है कि इस वक्त सेकंड थर्ड वेव के अंदर भी गवर्नमेंट की भी यही कोशिश है, एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर मेरी भी यही कोशिश होगी कि लोगों को ये अंदाज़ा दिलाया जाए कि कोविड ने फैमिलीज़ ओमिट कर दी हैं। बिल्कुल बाप बेटा दादा दादी फैमिलीज़ ओमिट की हैं। द फर्स्ट लाइन डिफेंस इज़ प्रिवेंशन एंड प्रिवेंशन, एंड देन द सेकेंड लाइन डिफेंस कम्स ओवर कि हाँ आप शायद घर में आइसोलेट होते हैं या फिर हॉस्पिटल आते हैं। थर्ड लाइन यानी हमसे जो है आप कोशिश करें कि बचे रहें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, आप ऐड कर एक दीजिए। छोटी सी चीज़ जो बड़ी अच्छी बात है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि हमने देखा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इकदाम किया कि उन्होंने स्कूलों को वक्ती तौर पे स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए, लेकिन एक रिक्वेस्ट जो हमें देखने में नज़र आ रही है कि ज़्यादातर जो रश और जो केसेस आ रहे हैं, डॉक्टर साहब भी इसको सेकंड करेंगे, शादी हॉल्स, मॉल्स और जनाजा गाह, ये जनाज गाह में बिल्कुल वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग कोई नहीं हो रही। तो ये मैं चाहूँगा कि आपसे रिक्वेस्ट करूँ, बर्डन देखें ओवरऑल फिर गवर्नमेंट के ऊपर आएगा, बर्डन इकॉनमी के ऊपर आएगा, और हेल्थ केयर वर्कर्स जैसे हम किस वक्त तक आप काम करेंगे, वो भी कॉम्प्रोमाइज अगर हो गए तो क्या करेंगे। वक्त खत्म हो गया। प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद साहब, डॉक्टर मुजाहिद गिलानी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर इमरान खुर्शीद आलम साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंतहाई अहम गुफ्तगू थी। कोरोना के हवाले से बात वही है कि हुकूमत की जानिब से जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं उसे हमें फॉलो करना चाहिए। ये सिर्फ हुकूमत की जानिब से नहीं, हमें खुद भी ये सोचना होगा और ये सब कुछ हमें करना होगा अपनी सेहत के लिए, अपने साथ अपने इर्द गिर्द रहने वालों की सेहत के लिए। मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, क्योंकि तीसरी लहर बताया जा रहा है कि ये भी खतरनाक लहर है। करंट अफेयर स्पेशल से जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।